अस्सलामुअलैकुम। आज है मंगलवार अप्रैल की 14 तारीख। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारी चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले चंद मिनटों में हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं आज की बड़ी खबरें। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी दुनिया की जहां एक तरफ जंग के बादल मंडरा रहे हैं तो दूसरी तरफ सफारतकारी आखिरी सांस ले रही है, जहां तेल, मईशत और सियासत एक दूसरे से टकरा रहे हैं और जहां एक छोटा सा वाकया भी पूरे खिते को हिला सकता है। आज की इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर दुनिया किस से मच जा रही है। तो शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, मशरिकी वुस्ता इस वक्त बारूद के ढेर पर है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक इंतहाई सख्त कदम उठाते हुए इसकी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी शुरू कर दी है। अब सूरत हाल ये है कि अब नए हुर्मुज, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वहां तनाव उरूज पर है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाजिया वार्निंग दी है कि अगर ईरानी कश्तियों ने नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की तो उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ भी है, जहाँ एक तरफ जंग के बादल मंडरा रहे हैं, वहीं रूस ने एक बड़ी पेशकश करके सबको हैरान कर दिया है। यहाँ दोस्तों, क्रेमलिन का कहना है कि वो ईरान का अफजोदा यूरेनियम अपने पास रखने को तैयार है ताकि कोई बीच का रास्ता निकल सके। ये पेशकश एक बहुत बड़ा सफारती कार्ड साबित हो सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जैसे ममालिक पसे पर्दा रहकर दोनों ताकतों को दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। माहिरीन का मानना है कि अगर ये कोशिश नाकाम हुई तो आलमी सतह पर तेल की कीमतें $100 फी बैरल से ऊपर जा सकती है, जिसका असर बराह रास्त हम सब की जेब पर पड़ेगा। IMF और वर्ल्ड बैंक ने तो अभी से वार्निंग दे दी है कि तवानाई का ये बहरान गरीब ममालिक को मुआशी तौर पर तबाह कर सकता है। आलमी हालात से अब जरा अपने मुल्क की तरफ रुख करते हैं तो नई दिल्ली में एक अहम तकरीब के दौरान वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर नारी शक्ति यानी ख्वातीन की ताकत पर जोर दिया है। हुकूमत अब ख्वातीन के लिए कोटा कानून या नारी शक्ति वंदन अधिनियम में तरमीम के लिए तमाम सियासी जमातों से ताउन मांग रही है। ये महज एक कानून नहीं है, बल्कि भारत के सियासी ढांचे में एक बड़ी तब्दीली की बुनियाद है। वज़ीर आज़म का मानना है कि ख्वातीन की शमूलियत के बगैर भारत का रोशन मुस्तकबिल मुमकिन नहीं। हुकूमत की कोशिश है कि 2029 के इंतखाबात से पहले इस कानून को नाफिज कर दिया जाए, ताकि पार्लियामेंट और असम्बलियों में ख्वातीन की नुमाइंदगी में तारीखी इजाफा हो। अगरचे अपोजिशन की जानिब से कुछ नुकात पर वजाहत मांगी जा रही है, लेकिन ये बात तय है कि ये कदम आने वाली नस्लों के लिए एक नई सिमत मुतय्यन करेगा। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां तमीर तरक्की और इंतजामी शफाफियत के हवाले से अहम पेशरफ्त हो रही है। सबसे पहले बात सन्नती जमीन की तकसीम की, तो इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट की हालिया मेरिट लिस्ट पर कुछ सवालात खड़े हुए हैं। शिकायत ये है कि सिर्फ सरमायाकारी के बड़े दावों पर नंबर दिए गए हैं, जिससे छोटे और हकीकी सरमायाकारों को नुकसान पहुंच रहा है। आवाम से एतराज़ात तलब किए गए हैं और उम्मीद है कि इंतजामिया इस अमल को मजीद शफाफ बनाएगी। इसी दौरान गुलमर्ग से एक मस्बत खबर आई है, जहां वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी के वफद से मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद जम्मू कश्मीर में बिजली के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना था। हम सब जानते हैं कि यहाँ बिजली की कटौती एक बड़ा मसला रही है, लेकिन अब हाइड्रो पावर और साफ तवानाई के मंसूबों पर जिस तरह जोर दिया जा रहा है, उससे लगता है कि आने वाले सालों में हमें बिजली के बहरान से नजात मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, जहां तरक्की की बातें हो रही हैं, वहीं कुछ ऐसे वाकयात भी पेश आए जिन्होंने सबके दिल दहला दिए। जी हाँ दोस्तों, जिला अनंतनाग के बीज बिहाड़ा में 2 सगे भाइयों की दरिया में डूबने की खबर ने पूरे इलाके को सोगवार कर दिया है। एक भाई दूसरे को बचाने की कोशिश में अपनी जान हार गया। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि हालिया बारिशों के बाद हमारे दरियाओं का बहाव कितना खतरनाक हो चुका है। हमें एहतियात की जरूरत है। दूसरी जानिब जिला रामबन के रामसू इलाके में एक नौजवान के लापता होने पर शदीद गमो गुस्सा देखा गया। मुजाहिरीन ने 4 घंटे तक नेशनल हाईवे को ब्लॉक रखा। ताहम डिप्टी कमिश्नर और SSP रामबन की बरवक्त मुदाखलत और SIT की तश्कील के बाद ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। पुलिस ने इस मामले में 4 अफराद को गिरफ्तार भी किया है, जो इंसाफ की फराहमी की तरफ एक अहम कदम है।
اگلی خبر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے منشیات کے خلاف ایک بڑی جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ پولیس کو 30 دن کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ وہ ڈرگ پیڈلرز کے نیٹ ورک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس عوامی تحریک کا حصہ بنیں تاکہ اپنی نوجوان نسل کو اس زہر سے بچا سکیں۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں ایک ایسے منصوبے کی جو جموں کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ یہاں دوستوں انڈین ریلوے اور بی پی سی ایل کے درمیان ایک جدید کارگو ٹرمینل بنانے کا معاہدہ طے پایا ہے۔ اس سے نہ صرف تیل کی سپلائی مستحکم ہوگی بلکہ سڑکوں پر ٹینکرز کا دباؤ کم ہونے سے حادثات اور آلودگی میں بھی کمی آئے گی۔ اگلی خبر میں مرکزی حکومت نے مغربی ایشیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے بھارت میں تیل اور گیس کی سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے بھی ہنگامی اقدامات کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی الیکٹرک وہیکل مہم کے لیے اربوں روپے کے پیکیجز کا اعلان کیا گیا ہے تاکہ ہم مستقبل میں تیل کی عالمی سیاست سے محفوظ رہ سکیں۔ ناظرین، اب چند دلچسپ خبریں۔ ایران سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے جہاں انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق سال 2025 میں کم از کم 1639 افراد کو پھانسی دی گئی ہے، جو 1989 کے بعد سب سے زیادہ تعداد ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ تعداد گزشتہ سال کے مقابلے میں 68% زیادہ ہے اور روزانہ اوسطاً 4 سے 5 افراد کو سزائے موت دی جا رہی ہے۔ ان میں خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ تقریباً نصف کیسز منشیات سے متعلق ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران میں سزائے موت کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ عوام میں خوف پیدا کیا جا سکے۔ جنوری 2026 کے مظاہروں کے بعد سینکڑوں افراد کو سزائے موت کا خطرہ لاحق ہے، جبکہ ہزاروں گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ اگلی خبر میں چین نے ایران کو اسلحہ فراہم کرنے کی خبروں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے اور انہیں بے بنیاد الزامات قرار دیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ چین ہمیشہ اسلحہ کی برآمد میں ذمہ دارانہ رویہ اپناتا ہے اور بین الاقوامی قوانین کے تحت سخت کنٹرول رکھتا ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی انٹیلیجنس ذرائع کے حوالے سے کچھ میڈیا رپورٹس میں چین پر ایران کو اسلحہ دینے کا الزام لگایا گیا تھا۔ اور آخر پر ایک اور دلچسپ خبر کہ فرانس اور برطانیہ نے آبنائے ہرمز میں کشیدگی کے پیش نظر ایک اہم قدم اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کے مطابق دونوں ممالک جلد ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد کریں گے جس کا مقصد آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کو بحال کرنا اور عالمی تجارت کو محفوظ بنانا ہے۔ میکرون نے واضح کیا کہ یہ مشن مکمل طور پر دفاعی نوعیت کا ہوگا۔ تو ناظرین، آج کی ان خبروں کا لب لباب یہی ہے کہ دنیا بدل رہی ہے اور ان تبدیلیوں کے درمیان ہمیں اپنے حقوق، اپنی حفاظت اور اپنے مستقبل کے لیے باخبر رہنا ہوگا۔ اور باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ خبریں وہیں جو آپ کے کام آئے۔ تو ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔